हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR कॉलेज में, जो कि स्पेशली डेडिकेटेड चैनल है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल पे एकदम फ्रेश एकदम न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है 12th बायोलॉजी का, दैट इज वरदान बैच। और इसमें हम आपको पूरा का पूरा 12th बायोलॉजी एक बार फिर आपको पढ़ा रहे हैं। क्यों एक बार फिर बोल रहा हूं? क्योंकि हमने ऑलरेडी पूरा का पूरा 12th ऑलरेडी कंप्लीट किया था JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर। तो जिन बच्चों को कंटिन्यू में पढ़ना है, जिनको आगे के लेक्चर्स में वीडियो चाहिए, वो जाकर JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर पढ़ सकते हैं। और जिनको अगर आपको ये वीडियोस भी देखने हैं, अगर आपको फ्रेश वीडियोस भी देखने हैं, और साथ ही साथ आप इस सेशन पे लाइव सेशन भी होंगे जिसपे आप हमसे इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इस चैनल को हर अब बच्चे तक, हर 12th स्टैंडर्ड के 11th स्टैंडर्ड के बच्चे तक जरूर से जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपका जो फर्स्ट लेसन है वो स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स की बात कर रहे थे हम लोग, जिसमें मैंने आप लोग को ऑलरेडी 2 लेक्चर दे दिया था। जो फर्स्ट वाला लेक्चर था उसमें हम लोग ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात की थी, और जो सेकंड लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत जरूर से जाके देखना। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोग को मेनली माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे आगे चल के माइक्रोस्पोर फॉर्म होता है, उससे कैसे गैमेट फॉर्म होता है। बहुत ही प्यारा सा सेशन है, बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है, उसको जरूर से जाके एक बार विजिट जरूर से कर लेना, ठीक है। चलेगा, स्टार्ट करें। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसके ऊपर आपको सारे के सारे नोट्स मिलने वाले हैं। जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे लेसन्स खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको उस लेसन के नोट्स वहां पे प्रोवाइड करते जाऊंगा। तो जरूर से सारे के सारे बच्चे JR ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे क्विजेस भी आपके लिए आने वाले, तो उसको जरूर से डाउनलोड कर लेना एकदम। और वो सारी चीजें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। और अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है, मुझसे बातें करनी है, अगर आपको मुझसे कोई डाउट पूछना है, या फिर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, अगर आपको मुझे अप्रिशिएट करना है, मुझे बताना है कि सर आपके लेक्चर्स अच्छे, तो आप डायरेक्टली आप पे इस इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप वहां पे आके मुझे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मैंने आप लोग को ओवरव्यू बताया हुआ था पूरे के पूरे लेसन का, जिसमें हम लोग कुछ इस प्रकार से इस लेसन को खत्म करने वाले हैं। जिसमें मैंने हम लोग को पहले बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो देखेंगे। ये सब हम लोग ने देख लिया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मेल पार्ट, ठीक है। मेल पार्ट के अंदर कैसे कैसे स्पोर्स बनते हैं, कैसे कैसे गैमेट बनते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी थी। तो जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, जो लेक्चर नंबर 2 मिस कर रहा है, बच्चों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जाकर लेक्चर नंबर 2 जरूर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, ठीक है। चलेगा, तो आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 3 में मेनली फोकस करने वाले हैं फीमेल पार्ट के ऊपर, ठीक है। मेनली फोकस करने वाले हैं फीमेल पार्ट के ऊपर कि फीमेल पार्ट्स के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर रहते हैं। मेल प्लांट की बात करें हम लोग, तो फीमेल पार्ट में प्लांट के कौन कौन से स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है अंदर, कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और उन टिश्यूज से, उन स्ट्रक्चर्स में आगे चल के स्पोर्स का और गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। सही है, समझ में आ रही है बात? ओके, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लावर जो मेल पार्ट या फीमेल पार्ट है, उसमें सबसे पहले स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और स्पोर्स आगे चल के क्या बनाते हैं? गैमेट्स। सिंपल सी बात है, सबसे पहले स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और ये स्पोर्स आगे चल के क्या बनाएंगे? गैमेट्स। फिर जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट बनाना हम लोग सीख लेंगे, जिसमें से मेल गैमेट हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिया है, तो फीमेल गैमेट बनाना जैसे ही सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास लेकर जाएंगे। सही है, तभी तो आगे चल के फर्टिलाइजेशन होगी। इस पास जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन, ठीक है, जो हम लोग किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर अभी उसके बाद पॉलिनेशन के बाद क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होगा, और लास्ट में क्या होगा? सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? इतनी बातें क्लियर है? तो आई होप आप लोग को लेसन का ओवरव्यू एक बार वापस क्लियर हो गया होगा। मैं आप लोगों को हर लेसन में बताता हूं, हर लेक्चर में बताता हूं, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो। हम लोग अभी किस पोजीशन पे हैं इस लेसन में, वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? चलो, तो आ जाओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोग को लास्ट टाइम ही एक चीज बताई थी स्पोरोफाइट के बारे में और गैमेटोफाइट के बारे में। तो जिन बच्चों को नहीं पता है उनको एक बार वापस बता देता हूं कि स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं, गैमेटोफाइट्स क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, तो इंसानों में डायरेक्टली गैमेट फॉर्म होता है, ठीक है। अगर जब हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे ना, सेकंड लेसन, तो उसमें बताऊंगा आप लोग को कि मेंस के अंदर या ह्यूमंस के अंदर डायरेक्टली गैमेट का फॉर्मेशन होता है। उसके बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेप नहीं रहता, कोई स्टेज नहीं रहता। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता।
प्लांट्स में क्या होता है पता है, प्लांट्स के अंदर डायरेक्टली गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, प्लांट्स के अंदर पहले प्लांट स्पोर फॉर्म करेगा और स्पोर्स आगे चल के क्या फॉर्म करेंगे, गैमेट्स फॉर्म करेंगे। सही है, पहले स्पोर्स फॉर्म हुआ, फिर स्पोर्स आगे चले क्या फॉर्म हुआ, गैमेट फॉर्म हुआ। तो यही चीज यहां पे मैंने लिखी हुई है, सबसे जो पहले प्लांट होता है, प्लांट आगे चले क्या बनाता है, स्पोर्स, और ये स्पोर्स आगे चले क्या बनाते हैं, गैमेट। क्लियर है, एकदम सिंपल है। फिर मैंने आप लोग क्या बताया था कि देखो दो वर्ड थे, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। ठीक है, फाइट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, यहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। फाइट का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब कोई भी चीज बनाई जा रही है, जब कोई भी चीज बनाई जा रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्मेशन। अब स्पोरोफाइट मतलब क्या, मतलब स्पोर्स को बनाने वाला जो ऑर्गन या फिर जो भी चीज स्पोर को बनाएगी उसे मैं स्पोरोफाइट कहूंगा। ठीक है, जो भी चीज स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी उसे मैं क्या कहूंगा, स्पोरोफाइट कहूंगा। तो यहां पे देखो स्पोर्स को कौन बना रहा है, ये प्लांट बना रहा है, सिंपल सी बात है। तो प्लांट क्या हो जाएगा हमारा, स्पोरोफाइट। क्लियर है। और इन स्पोर से आगे चले क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। तो गैमीट का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, स्पोर कर रहा है। तो ये स्पोर ही को ही हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज इट इज अ गैमीटोफाइट। क्लियर है, समझ में आ गया। सो व्हाट इज मीन बाय स्पोरोफाइट एंड व्हाट इज मीन बाय गैमीटोफाइट। क्लियर है, समझ में आ गया। आई होप आप लोग क्लियर होगा कि स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमीटोफाइट क्या होता है। एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि जो चीज स्पोर बना रही है वो स्पोरोफाइट, जो चीज गैमेट बना रहा है वो गैमीटोफाइट। तो गैमेट कौन बना रहा है, यहां पे स्पोर्स बना रहे हैं, तो स्पोर्स क्या हो गए हमारे, गैमीटोफाइट। फिर प्लांट क्या कर रहे हैं, पहले स्पोर्स का फॉर्मेशन करे, तो प्लांट्स क्या हो गए हमारे, स्पोरोफाइट। क्लियर है, समझ में आ गया। आई होप आप लोग को इतनी चीजें एकदम आसानी से समझ में आ रही होगी। अब फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्पोर्स होते हैं उसके नाम डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग मतलब मेल में और फीमेल में। सही है, मेल का नाम मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेल का नाम था दैट इज माइक्रोस्पोर, क्योंकि उनके जो स्पोर्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ना, जो भी स्पोर बनते हैं वो बहुत ही स्मॉल पार्ट में होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन जो फीमेल का पार्ट होता है वो इतना छोटा नहीं होता, वो थोड़े बड़े साइज में होता है, इसीलिए उसे हम लोग कहते हैं मेगास्पोर। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेगास्पोर। सो मेगास्पोर इज अ फीमेल स्पोर और माइक्रोस्पोर इज अ मेल स्पोर। क्लियर है, समझ में आ गया। सो आई होप आपको ये वाली स्लाइड क्लियर होगी, आई होप आपको ये वाली बातें क्लियर होंगी कि स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमीटोफाइट क्या होता है। इस पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि इससे ही आपका बेस बिल्ड होगा। आगे चल के आपको इसी से चीजें समझ में आएंगी। अगर आपका बेस स्ट्रांग होता है ना, बायोलॉजी में देखो सिंपल सी चीज है कि आपको अगर एक चीज समझ में आती है तो आपको दूसरी चीज समझेगी, दूसरी चीज समझ में आती है तो आपको तीसरी चीज समझेगी। ये बायोलॉजी ना एक स्टोरी की तरह होती है, ये एक स्टोरी जैसे, अगर आप किसी भी स्टोरी का 15 मिनट अगर भूल जाओ, ठीक है, अगर आप मूवी देखने गए और मूवी का कोई भी 5 मिनट या 10 मिनट अगर भूल गए तो आपको आगे की कहानी नहीं समझ में आएगी। ऐसा ही बायोलॉजी में होता है, बायोलॉजी में आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अगर आपको एक चीज समझी तो उससे रिलेटेड दूसरी चीज समझेगी, दूसरी चीज समझी तो उससे रिलेटेड तीसरी समझेगी। इसीलिए कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना है। मैं जितने भी लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं, हर एक लेक्चर को एकदम ध्यान से, एकदम अच्छे से देखो और सबके नोट्स बनाओ। मैं गारंटी देता हूं आपको हर एक लेसन जितने भी लेसन है ना बायोलॉजी के, हर एक लेसन आपको एकदम मजे में, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है, इसीलिए मैं आप लोग को हर एक चीज अच्छे से समझा रहा हूं। क्लियर है, तो समझ में आ गया व्हाट इज स्पोरोफाइट, व्हाट इज गैमेटोफाइट। समझ में आ गया व्हाट इज स्पोरोफाइट, व्हाट इज गैमेटोफाइट। चलो आ जाओ, अब हम चलते हैं अपने मेन पार्ट पे, दैट इज फ्लावर का पार्ट। ठीक है, फ्लावर यानी फीमेल का पार्ट। अब मैंने आप लोगों को फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया था, याद है जो लेक्चर नंबर 1 था, जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 देखा है उसको फ्लावर बनाना आता है। तो फ्लावर मैंने आप लोगों को बताया था, देयर इज अ पेडिकल, पेडिकल के ऊपर एक थैलेमस रखा रहता है और इस थैलेमस के ऊपर ऐसे कुछ मटके की शेप का ऐसे हमारा फीमेल पार्ट रखा रहता है। तो इसको हम लोग अलग से बना लेते हैं, इसको मिटा देता हूं, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाया था। ध्यान से सुनो, कुछ इस शेप का एक ऐसा घड़ा देखा होगा आप लोग ने, कुछ इस शेप का ऐसा स्ट्रक्चर रखा हुआ रहता है। इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर है हमारा फीमेल पार्ट। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इट इज द फीमेल पार्ट। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं दैट इज कार्पेल। ठीक है, कार्पेल, या फिर आप इसी चीज को पिस्टल बोल सकते हो। ठीक है, आप इसी चीज को क्या कहते हो, पिस्टल बोल सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। सो इस यही हमारा कार्पेल है और यही हमारा पिस्टल है। पिस्टल का मतलब भी कार्पेल ही होता है, ये पूरे स्ट्रक्चर को कार्पेल बोलते हैं। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ध्यान से देखेंगे सबको समझ में आएगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये थोड़ा ना स्टिकी पार्ट होता है, थोड़ा सा चिपका हुआ पार्ट होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब पोलन ग्रेन उड़ के आएंगे, जब पॉलिनेशन वाली प्रोसेस होगी, ठीक है, जब पोलन ग्रेन उड़ते आएंगे तो उनको भैया यहाँ पे लैंड होने के लिए थोड़ा सा स्टिकी सब्सटेंस रहना चाहिए ना। थोड़ा अगर ये स्टिकी होगा तो पोलन ग्रेन आप यहाँ पे आके चिपक जाएंगे।
अगर ऐसा नहीं हो तो यहाँ पे पोलन ग्रेन आएंगे और ये स्टिकी नहीं होगा, तो पोलन ग्रेन थोड़ा सा भी हवा लगेगा तो वापस उड़ जाएंगे। सही है, इसीलिए इसका स्टिकी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, दैट्स वाई इस पोजिशन को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं इस जगह को हम लोग? स्टिग्मा। क्लियर है? उसके बाद ये जो कर्व दिख रहा है, ये जो कर्व वाला सेक्शन दिख रहा है, जो स्टाइल मार रहा है थोड़ा, इसे हम लोग कहते हैं दैट इज स्टाइल। सिंपल, ठीक है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। कुछ नहीं बताया अभी आप लोग को मैंने कि यहाँ पे सिर्फ एक इतना बोला है कि एक मटके शेप का ऑर्गन है जो कि फ्लावर के बीच में प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग कार्पेल या फिर पिस्टल कह सकते हो। सिंपल है। उसके बाद जो ऊपर वाला पोजीशन है इसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, जो थोड़ा सा स्टिकी होता है, और इसके नीचे ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग बोलते हैं स्टाइल। इतनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। उसके बाद ये जो ब्रॉड वाला रीजन दिख रहा है, ये जो ब्रॉड वाला रीजन है, इसे हम लोग कहते हैं दैट इज ओवरी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी। क्लियर है? तो ये 3 पार्ट से मिलकर आपका क्या बना हुआ है? ये कार्पेल बना हुआ है। इतना तो आप लोग को पता ही है। अब इसके अंदर थोड़ी सी और भी डिटेल है, इसके अंदर थोड़ा सा और भी डिटेल छुपा हुआ है जो हम लोग अभी देखेंगे। देखो ध्यान से सुनो, इस ओवरी के अंदर एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे अपन बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस ओव्यूल के अंदर आगे चल के फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो क्या है? मार्क कर दो इसको, इट इज द ओव्यूल। अब ये ऑब्वियसली, अब ये जो ओव्यूल है ये अंदर तैर नहीं रहा है या उड़ नहीं रहा है, हवा में नहीं उड़ रहा है, ये कनेक्टेड है। एक यहां पे ऐसे सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है, एक इसके लिए स्टैंड रखा हुआ है, ऐसा स्टैंड बोल सकते हैं, ऐसा स्टैंड है, और जिससे एक डंडी से ये ओव्यूल कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टैंड रखा हुआ है और इस स्टैंड पे एक डंडी लगी हुई है जिससे ये आपका ओव्यूल क्या है? कनेक्टेड है। सही है, हवा में नहीं झूल रहा होगा ना। तो इस स्टैंड को, ये जो स्टैंड है नीचे वाला, इस स्टैंड को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं दैट इज प्लेसेंटा। क्लियर हो रहा है? ज्यादा ही डिफिकल्ट तो नहीं है, एकदम सिंपल है ना। ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के ऊपर ये जो स्टैंड रखी हुई है, देखो ये वाला जो स्टैंड है इसे प्लेसेंटा बोले, फिर ये जो डंडी है इस डंडी को हम लोग कहते हैं दैट इज फ्यूनिकल। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज मीन बाय फ्यूनिकल? फ्यूनिकल वो पार्ट है, ध्यान से सुनो, फ्यूनिकल वो पार्ट है जो आपके ओव्यूल को और प्लेसेंटा को कनेक्ट कर रहा है। एक डंडी है जो ऐसे ऐसे, फॉर एग्जांपल ये आपकी प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा ऐसा रखा हुआ है, इसके ऊपर एक डंडी रखी हुई है और इस डंडी के ऊपर यहां पे ऐसा आपका ओव्यूल लगा हुआ है। सो दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्लियर है? आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हमेशा ध्यान दो कि जो फीमेल गैमेट है वो हमेशा किसके अंदर बनता है? ओव्यूल के अंदर बनता है। ठीक है, वो कहां पे बनता है? ओव्यूल के अंदर बनता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ओव्यूल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर, कौन कौन सी चीजें छुपी हुई है, कौन कौन सी चीजें ओव्यूल के अंदर है जिससे आगे चल के फीमेल गैमेट बनता है। तो इसके लिए हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये वाला समझा? ठीक है, आई होप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना। सिंपल है, देखो सिंपल एकदम। ये वाला पोर्शन इसको हम लोग कार्पेल बोलते हैं या फिर इसको आप पिस्टल बोल सकते हो। फिर इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो स्टाइल मार रहा है, ये वाला रीजन जो एकदम पतला सा रीजन है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइल। फिर उसके बाद ये जो ब्रॉड वाला रीजन है इसे हम लोग ओवरी बोलते हैं। फिर इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल रखा हुआ है एक स्टैंड के ऊपर, इस स्टैंड का नाम क्या है? प्लेसेंटा। और ये स्टैंड से कनेक्टेड है एक डंडी के थ्रू। ठीक है, एक पतली सी डंडी के थ्रू, जिसे मैं क्या कह रहा हूं? फ्यूनिकल। क्लियर है? समझ में आ गया? सो गाइनोशियम मैंने आप लोगों को बताया, गाइनोशियम आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, गाइनोशियम आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक है आपका मोनोकार्पेलरी और एक है मल्टी कार्पेलरी। अब इसके क्या मीनिंग है? देखो, गाइनोशियम का मतलब क्या होता है? आप लोगों को मैंने फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया था, तो गाइनोशियम का सिंपल सा मतलब होता है ग्रुप ऑफ कार्पेल। जब कार्पेल का एक पूरे ग्रुप की हम लोग बात करेंगे ना, तो हम लोग जनरली उसको गाइनोशियम से डिनोट करेंगे। अब गाइनोशियम 2 टाइप के हैं, एक है मोनोकार्पेलरी और एक है मल्टी कार्पेलरी। मतलब अगर एक फ्लावर के अंदर सिर्फ एक कार्पेल प्रेजेंट है, ठीक है, अगर एक फ्लावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कार्पेल प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज मोनोकार्पेलरी। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, और कार्पेलरी का मतलब क्या होता है? कार्पेल। मतलब अ फ्लावर बियरिंग अ सिंगल कार्पेल, मतलब एक फ्लावर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्पेल होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी। और अगर एक से ज्यादा कार्पेल हुए तो दैट इज मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, अब आगे चल के मल्टी कार्पेलरी के भी 2 डिवीजन होते हैं। ध्यान सुनो, आगे चल के मल्टी कार्पेलरी के भी 2 डिवीजन होते हैं। एक होता है सिनकार्पस
सिनकार्पस और एक होता है दैट इज एपोकार्पस। देखो क्या मैंने बोला, मैंने क्या बताया, बहुत सारे कार्पेलरी, बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज मल्टी कार्पेलरी। अब यहां पे दो कंडीशन ये भी बनती है कि क्या पता वो सारे के सारे जो कार्पेल है ना वो एक दूसरे से फ्यूज्ड हो। फ्यूज्ड हो मतलब क्या, कि सबके जो स्टेमन है वो अलग अलग हो, ठीक है, स्टेमन अलग अलग हो, स्टेमन बोल रहा हूं सॉरी, स्टिग्मा अलग अलग हो, ये इसका स्टिग्मा है, इसका स्टिग्मा है, इसका स्टिग्मा है, मतलब अलग अलग स्टिग्मा है, लेकिन सबके जो ओवरी है वो सेम है, ठीक है, सबके जो ओवरी है वो क्या है, सेम है। मतलब ये इनका जितने भी कार्पल्स है, बहुत सारे कार्पल्स तो है लेकिन सारे कार्पल्स क्या हो चुके हैं, एक दूसरे में फ्यूज्ड हो चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे कार्पल्स क्या हो चुके हैं, एक दूसरे में फ्यूज्ड हो चुके हैं। इन फ्यूज्ड कार्पल को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज सिनकार्पस, ठीक है। सिनकार्पस का मतलब क्या है, दैट इज फ्यूज्ड कार्पेल। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। और वहीं अगर ये सारे कार्पेल अलग अलग पड़े रहते तो एक फ्लावर में एक कार्पेल यहां पे, ठीक है, कार्पेल का थोड़ा ड्राइंग अजीब बन गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक कार्पेल, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कार्पेल अगर एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो जिनका ओवरी अलग हो, ठीक है, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट ओवरी है तो उसे हम लोग कहेंगे दैट इज एपोकार्पस, जहां पे कोई भी फ्यूज्ड कार्पेल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लोग ग्रेन ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग ये देखियो, आप लोग मक्का खाए होंगे, ठीक है, मक्का, उसमें भी बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से उसके अंदर बहुत सारे सीड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो दिस यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग ने क्या पढ़ लिया, देखो हम लोग ने फीमेल पार्ट जनरली पढ़ लिया है, फीमेल पार्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा ओव्यूल के अंदर होगा, इसीलिए हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ओव्यूल के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है और क्या क्या प्रेजेंट है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब क्या होता है, देखो एनाट्रोपस ओव्यूल कुछ इस तरीके का दिखता है, मतलब यहां से फ्यूनिकल आई हुई है और ये ओव्यूल ना उल्टा खड़ा रहता है, ठीक है, जो ओव्यूल है ये उल्टा रहता है, लेकिन नॉर्मल ओव्यूल कैसे रहते हैं पता है, देखो नॉर्मल ओव्यूल कैसे रहते हैं, मैं सिर्फ अभी ओव्यूल बना रहा हूं। तो ये आपका प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटा जिसके ऊपर ओव्यूल टिका हुआ रहता है, ये आपकी फ्यूनिकल है और इस फ्यूनिकल के ऊपर यहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल ओव्यूल का, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल ओव्यूल है जिसमें जो ओपन वाला पार्ट है ये अपोजिट साइड होगा, ठीक है, ओपन वाला पार्ट कहां है, अपोजिट साइड में। लेकिन अगर आप एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करो तो उसका जो ओपन वाला पार्ट है वो कहां प्रेजेंट होता है, नीचे वाली साइड में प्रेजेंट होता है। सही है, समझ में आया। तो मैं आप लोग को दोनों साइड बाय साइड बना के कंपेयर करके दिखाऊंगा, चलेगा, समझ में आ गया। सो ये एक नॉर्मल सा ओव्यूल है, ये एक नॉर्मल सा ओव्यूल है और ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर आपका जो ओव्यूल होल्ड करके रखता है उसे हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। सही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। उसके बाद ये जो पतली सी डंडी है जो आगे चल के कनेक्टेड रहती है किससे, ये आपके ओव्यूल से कनेक्टेड रहती है, इस डंडी को अपन क्या कहते हैं, इसे हम लोग कह रहे थे फ्यूनिकल। सही है, मैंने आप लोगों को ये 3-4 बार बता दिया है अभी तक तो आपको सबको मेमोराइज हो गया होगा। उसके बाद अब देखो इस ओव्यूल की कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, इस ओव्यूल की क्या प्रेजेंट होगी, कवरिंग। अब टोटल 2 कवरिंग प्रेजेंट होगी, ध्यान से देखो क्या क्या बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, कुछ ऐसे आगे चल के इसकी 2 कवरिंग प्रेजेंट होगी, एक ऐसी कवरिंग और अंदर एक और ऐसी छोटी सी कवरिंग प्रेजेंट होगी, दिख रहा है, ठीक है, कुछ ऐसी कवरिंग प्रेजेंट होगी। इन कवरिंग्स को हम लोग कहते हैं इंटीगुमेंट, क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेंट। अब 2 कवरिंग है तो एक को आप इनर इंटीग्यूमेंट बोल दो जो अंदर साइड प्रेजेंट है, और जो बाहर साइड प्रेजेंट है उसे आप आउटर इंटीग्यूमेंट बोल दो। सिंपल है, देखो कवरिंग को हम लोग इंटीग्यूमेंट कहते हैं, तो जो बाहर साइड प्रेजेंट है, ये बाहर वाली कवरिंग है, इसे आप आउटर इंटीग्यूमेंट बोल दो। सही है, और जो अंदर वाली कवरिंग है, दिख रहा है, ये वाली कवरिंग, ये वाली, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी इनर इंटीग्यूमेंट। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, जहां पे जिस पोजीशन पे आपका फ्यूनिकल ओव्यूल से कनेक्टेड होता है, ठीक है, जिस पोजीशन पे आपका जो फ्यूनिकल है इस ओव्यूल से कनेक्टेड होता है, मतलब ये पोजीशन दिख रहा है जो व्हाइट कलर में मैंने मार्क किया, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं हाइलम। इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम, ठीक है। तो जिस भी जगह पे आपका फ्यूनिकल इस ओव्यूल से कनेक्ट होगा, ठीक है, आपका फ्यूनिकल इस ओव्यूल से कनेक्टेड होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइलम। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इस ओव्यूल में एक ऐसा रीजन है जो कि खुला हुआ है, ओपन रीजन है, ठीक है, इस रीजन को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल, व्हाट वी कॉल माइक्रोपाइल, ठीक है।
इस रीजन को, ये जो खुला हुआ रीजन है, जो ओपन रीजन है, अब ये ओपन क्यों है? देखो सिंपल सी बात है कि जब भी पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन होने के बाद जो आपके पोलन ग्रेन्स है वो कहां पे आ जाएंगे? स्टिग्मा के ऊपर। अब वहां से स्टिग्मा ट्यूब बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, स्टिग्मा ट्यूब बनाना शुरू करेंगे और वो फीमेल गैमेट के पास जाना शुरू करेंगे। और फीमेल गैमेट कहीं ना कहीं इस जगह पे ही सिचुएटेड रहता है, इसी के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो अगर आप इसको कवरिंग से पूरा ढक दोगे तो आपका ट्यूब कैसे अंदर आएगी? ठीक है, आप इस ये जो ट्यूब है ये कैसे फीमेल पार्ट तक पहुंचेगी? इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये जो ट्यूब को अंदर आने के लिए यहां पे एक छोटी सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है और इस ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज माइक्रोपाइल एंड। सही है, माइक्रोपाइल बोलते हैं। और जिस एंड पे, ठीक है, जिस एंड पे ये माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, इस एंड को अपन माइक्रोपाइलर एंड। सिंपल सी बात है, यहां पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट है और इस एंड को हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर है? समझ में आ गया? आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ज्यादा चीजें अभी तक मैंने आप लोगों को बताई नहीं है। मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया कि ये आपका एक नॉर्मल सा ओव्यूल है। ये ओव्यूल स्टैंड किया है एक छोटे से स्ट्रक्चर पे। इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला? प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से इस ओव्यूल के बीच में एक छोटी सी डंडी कनेक्ट करती है। इस डंडी को मैंने क्या बोला? फ्यूनिकल। और जहां पे ये जो डंडी है इस ओव्यूल से टच करेगी, जहां पे टच होगी, इसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइलम। उस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे? हाइलम। सही है। उसके बाद मैंने बताया कि इस ओव्यूल की दो कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। उन दोनों कवरिंग को हम लोग इंटीग्यूमेंट कहते हैं। जो बाहर वाली कवरिंग है उसे आउटर इंटीग्यूमेंट, जो अंदर वाली कवरिंग है उसे इनर इंटीग्यूमेंट। सही है। उसके बाद जो इसमें जो ओपन वाला पोजीशन है, ओपन वाला साइड है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पे जो ओपन वाली साइड है इसे हम लोग माइक्रोपाइल कहेंगे। सिंपल सी बात है। और हमेशा याद रखना, माइक्रोपाइल के अपोजिट में, ठीक है, माइक्रोपाइल के अपोजिट में जो एरिया प्रेजेंट होता है, दिख रहा है ये वाला एरिया? माइक्रोपाइल के अपोजिट में जो एरिया प्रेजेंट होता है, ये वाला एरिया, इसे हम लोग कहते हैं चलाजा। व्हाट वी कॉल, इसे हम लोग कहते हैं चलाजा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आप लोग को इतने स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट चलाजा। ठीक है, तो कभी भी हाइलम में और चलाजा में कंफ्यूज नहीं होना है। हाइलम कौन सी जगह है? फ्यूनिकल और जो आपका ओव्यूल है उसको कनेक्ट करने वाली जगह है हाइलम। और जो माइक्रोपाइल के अपोजिट वाला जगह है उसे अपन क्या कहते हैं? चलाजा। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में हो, अपने एनाट्रोपस ओव्यूल में हो। देखो इसका डायग्राम थोड़ा सा उल्टा है, तो इसका माइक्रोपाइल नीचे है, ठीक है, इस ओपनिंग को अपन माइक्रोपाइल बोलते हैं। और माइक्रोपाइल के अपोजिट क्या प्रेजेंट है? आपका चलाजा। सही बताया मैंने? जो मैंने आपको यहां बताया माइक्रोपाइल के अपोजिट चलाजा, तो यहां पे भी माइक्रोपाइल के अपोजिट क्या प्रेजेंट है? चलाजा प्रेजेंट है। और हाइलम कहां प्रेजेंट है? देखो ये आपकी फ्यूनिकल गई हुई है, दिख रहा है? ये फ्यूनिकल है और ये फ्यूनिकल जहां पे टच कर रही है आपके ओव्यूल को, उस जगह अपन क्या कहते हैं? हाइलम। सही है। तो इसको मैंने बस स्ट्रेट बनाया है। ये आपका एनाट्रोपस वाला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रेट वाला स्ट्रक्चर और ये एनाट्रोपस वाला स्ट्रक्चर है। क्लियर है? समझ में आ गया? और इस जो बीच में खाली स्पेस दिख रहा है ना आपको, जो खाली स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस में एक टिश्यू भरा हुआ रहता है। ठीक है, स्पेस में एक टिश्यू भरा हुआ रहता है। इस टिश्यू को हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। हम लोग क्या कहते हैं? न्यूसेलस। क्लियर है? समझ में आ गया? आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। न्यूसेलस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें दी हुई है। जैसे ये आपका पोलन एम्ब्रियो सैक दिया हुआ है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक दिया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई है। तो इसको मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतनी चीजें मैं आप लोगों को थोड़े टाइम बाद पढ़ाता हूं। जब मैं आप लोग को जब ये सारे सेल्स बनाना सिखा दूंगा ना, फिर मैं बताऊंगा कौन से सेल्स का क्या नाम है। अब इतना समझ में आ गया? इन सारी चीजों को समझ में आ गया कि इसके अंदर एक टिश्यू पड़ा हुआ है। इस टिश्यू को मैंने क्या बोला? न्यूसेलस। क्लियर है? अब देखो, अब यहां से हमारा मेन प्रोसेस शुरू होता है, दैट इज मेगास्पोरेंजिनेसिस। अब आपने क्या पढ़ लिया? स्ट्रक्चर पढ़ लिया, पार्ट्स पढ़ लिए कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज प्रेजेंट है। अब हमारा ये शुरू होगा, ठीक है, अब हमारा ये जर्नी शुरू होगी कि अब हमको बनाना है हमारे सबसे पहले स्पोर्स, और इन स्पोर्स से आगे चले क्या बनाना है? गैमेट बनाना है। सही है? सही बात है। यही पढ़ा है हमने अभी तक कि सबसे पहले स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और स्पोर्स से आगे चल के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब कौन से स्पोर्स बनेंगे इसके अंदर? इनके अंदर बनते हैं मेगा स्पोर्स, क्योंकि फीमेल स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर्स। और इसी प्रोसेस को, मेगास्पोर बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज मेगास्पोरेंजिनेसिस। ठीक है, मेगास्पोरेंजिनेसिस का मतलब क्या होता है? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो अब देखो, मैं इस एंड को ले रहा हूं, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये वाला जगह दिख रहा है, इस जगह को मैं यहां पे वापस बना रहा हूं। ठीक है, यहां पे वापस बना रहा हूं। सही है। और यहां से एक आपका एंड खुला हुआ है, ये वाला एरिया खुला हुआ है, दैट इज आपका माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, और यहां से आपका चलाजा वाला एंड है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर एक टिश्यू भरा हुआ है, जिसको मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसे हम लोग कहते हैं न्यूसेलस।
ठीक है, न्यूसेलस भरा हुआ है। अब टिश्यूज क्या होता है? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल्स का एक बड़ा सा ग्रुप होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो इसके अंदर भी, ध्यान सुनेंगे, इसके अंदर भी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? सेल्स प्रेजेंट है, और इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज न्यूसेलस, ठीक है, इसी सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। अब देखो, इसमें एक डिफरेंस होगा। मेल के अंदर क्या हुआ था? मेल के अंदर इसमें जितने भी सेल्स थे, ठीक है, याद है स्पोरोजेनियस टिश्यू, ठीक है, तो स्पोरोजेनियस टिश्यू में जितने भी सेल्स थे वो सारे के सारे मेल गैमेट बनाने चले जाते। मैंने आप लोग को पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2, जिसने नहीं देखा है जरूर से देखना। तो उसमें मैंने क्या बताया था आप लोग को कि जो स्पोरोजेनियस टिश्यू था मेल का, उसमें जितने सेल्स थे, ठीक है, जितने सेल्स थे वो सारे के सारे कहां चले जाते थे? स्पोर्स बनाने के लिए, माइक्रोस्पोर बनाने के लिए। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सेल, कौन सा? इतने पूरे जितने भी सेल्स दिए हुए ना पूरे टिश्यू में से सिर्फ और सिर्फ एक सेल बोलेगा कि मुझे आगे चल के मदर बनना है, ठीक है, मुझे आगे चले क्या बनना है? मदर बनना है। तो मान लो ये वाली जो सेल है, ये जो मैंने येलो कलर बनाई है, ये सेल क्या बोलती है कि मुझे आगे चले क्या बनना है? मम्मी बनना है। तो अब इस सेल के अंदर क्या होगी? मियोसिस। फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, ये वाली सेल को मैंने बाहर निकाल दिया, इस सेल का नाम होगा दैट इज एमएमसी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर लास्ट वाले का भी एमएमसी नाम था, इसका भी एमएमसी नाम कैसे हो गया? इसको हम लोग कहते हैं दैट इज मेगास्पोर, वहां पे लास्ट में माइक्रोस्पोर था ना, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। सही है, मदर सेल क्यों? क्योंकि ये एक मम्मी है। किसकी मम्मी है? ये मेगास्पोर की मम्मी है, मतलब ये आगे चल के मेगास्पोर बनाएगी, ठीक है, मेगास्पोर को जन्म देगी, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, और शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी। और हमेशा याद रखना, ये बात मैं आप लोगों को वापस बोल रहा हूं कि एमएमसी पूरे के पूरे न्यूसेलस में, जो पूरे के पूरे न्यूसेलस का टिश्यू है ना, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है। बाकी के कोई भी सेल, बाकी के जितने भी सेल्स है ना, वो सारे डीजेनरेट हो जाएंगे, सारे डीजेनरेट हो जाएंगे, उनका कुछ भी यूज नहीं है। सिर्फ इसमें से एक ही सेल है जो आके खड़ी होगी सामने और बोलेगी कि मुझे मदर बनना है, और ये क्या कहलाएगी? अपनी मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब सबको पता है कि सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहली प्रोसेस होती है दैट इज मियोसिस। लास्ट में पढ़ा था ना हम लोग ने। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? मियोसिस। आप देखो ये जो न्यूसेलस है ना, ये सारे के सारे डिप्लॉयड है, जो सारे के सारे क्या है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब क्या है? 2n। तो ये भी आपका क्या होगा? 2n ही होगा, ठीक है, सारे के सारे डिप्लॉयड है, मतलब ये भी आपका क्या है? 2n है। तो जब भी मियोसिस होती है तो मियोसिस को अपन रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, याद है, पढ़ा है हम लोग ने छोटे स्टैंडर्ड में। मियोसिस को अपन रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्यों रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। सही है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं अंदर जाके। सही बात है, सही बोल रहा हूं मैं। तो एक सेल है तो वो आगे चल के कितने सेल में डिवाइड होगा? 4 सेल में। कितने सेल में डिवाइड होगा? 4 सेल में। क्यों? क्योंकि मियोसिस के रिजल्ट में आगे चल के कितने सेल बनते हैं? 4 सेल बनते हैं। सही है, हम लोग ने उसमें भी देखा था, मेल में भी देखा था, जिसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता था। सही, याद आ रहा है? तो उसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड था, यहाँ पे भी माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। सही है, मेगास्पोर्स बनते हैं, उस यहाँ पे मेगास्पोर्स बन रहे हैं। लेकिन वहां पे क्या था कि चारों के 4 सेल आगे चले क्या बनाते थे? अपना पोलन ग्रेन बनाते थे। सही है, चारों के 4 सेल बनाते थे। लेकिन इसमें क्या होगा? जब ये 4 सेल बनेंगे, अब ये चारों सेल हैप्लॉइड है, ये चारों सेल क्या है? हैप्लॉइड है। लेकिन इसमें से कोई 3 सेल आगे चल के डीजेनरेट हो जाएंगे, मतलब आगे चल के इनमें से फॉर एग्जांपल ये जो 3 सेल है ना, ये 3 सेल आगे चले क्या हो गए? डीजेनरेट हो गए। और ये जो सिर्फ एक सेल बचा हुआ है, जो सिर्फ एक सेल बचा हुआ है, ये कहलाएगा मेगास्पोर। समझा? ये क्या कहलाएगा? मेगास्पोर। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार वापस सुन लो, मैंने आपको क्या बताया था? ये स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बताया था। इस स्ट्रक्चर में क्या बताया था कि जो सेंटर वाला पोर्शन है, ये वाला, इसमें तो नहीं दिखाया हुआ है, बट ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, इसमें क्या भरा हुआ रहता है? न्यूसेलस नाम का टिश्यू भरा हुआ रहता है। अब ये टिश्यू क्या करता है? टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इन टिश्यूज में से, ठीक है, इन टिश्यूज में से कोई एक सेल क्या उठ के बोलता है कि मुझे मेगास्पोर मदर सेल बनना है। तो इसमें से कोई एक सेल आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, बाकी के सारे डीजेनरेट हो जाएंगे। तो एक बना एमएमसी। एमएमसी क्या? ये जितने भी सेल्स है ये क्या थे? 2n है, तो ये भी क्या है? डिप्लॉयड 2n है अपना। फिर जैसे ही इसके अंदर क्या हुई? मियोसिस हुई, ये 4 सेल में कन्वर्ट हो गए। कितने सेल में कन्वर्ट हो गए? 4 सेल में, क्योंकि मियोसिस का रिजल्ट 4 होता है। सही है। अब इसमें से भी आगे चल के 3 सेल क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट, मतलब सिर्फ बचा अपना
एक सेल, और ये सेल कहलाएगा मेगास्पोर। ठीक है, ये सेल क्या कहलाएगा? मेगास्पोर। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है, आई होप आप लोग को हर एक चीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब ले लो इस मेगास्पोर को, अब इस मेगास्पोर को ले लो। ठीक है, इस मेगास्पोर को ले लो। अब इसके अंदर क्या करानी है अपने को? माइटोसिस करानी है। अब इसके अंदर अपने को क्या करानी है? माइटोसिस करानी है। कितने बार करानी है? 3 बार करानी है, बता देता हूं आप लोग को पहले ही। ठीक है, लेकिन ये भी एक स्पेशल टाइप की माइटोसिस है। जैसे मेल गैमेट में क्या हो रहा था, मेल वाले में माइटोसिस होता था तो एक सेल के साइटोप्लाज्म में उसका सेल तैरता था। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा पता है? देखो, जब हम लोग माइटोसिस पढ़ते थे तो माइटोसिस के 2 पार्ट होते थे, एक था कार्योकाइनेसिस और एक था साइटोकाइनेसिस। सही है, पढ़ा है ना हम लोग ने, बचपन में पढ़ा है कि नहीं आप लोग ने? 10th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, 11th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा कि माइटोसिस का मतलब क्या था। एक है माइटोसिस 2 पार्ट में है, एक है कार्योकाइनेसिस, एक है साइटोकाइनेसिस। अब कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद आगे चल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ऐसे होता है ना माइटोसिस। एक सेल होगा तो सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा 2 पार्ट में, और उसके बाद आगे चल के 2 सेल डिवाइड होगा। ठीक है, 2 सेल डिवाइड होगा। लेकिन यहां पे एक स्पेशल टाइप की माइटोसिस देखने मिलेगी हम लोग को। स्पेशल टाइप की माइटोसिस इन द सेंस ये है कि यहां पे सिर्फ कार्योकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। ठीक है, कुछ टाइम बाद होगी साइटोकाइनेसिस। अभी फिलहाल में 3 जो माइटोसिस होने वाली है ना, तीनों के 3 माइटोसिस में सिर्फ और सिर्फ कार्योकाइनेसिस होगी। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका एक सेल था, यहां से आगे चल के एक ही सेल बनेगा, लेकिन इसके अंदर 2 न्यूक्लियस आ जाएगा। सही है, और दोनों न्यूक्लियस एन है। ये भी न्यूक्लियस क्या है? एन, और ये भी न्यूक्लियस क्या है? एन। सही है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी सॉरी ये भी हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है। क्यों? क्योंकि भैया ये खुद ही हैप्लॉयड था, तो माइटोसिस में क्रोमोसोम के नंबर चेंज ही नहीं होते, इक्वल रहते ना, इसीलिए इसको एक इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ये हो गई आपकी पहली माइटोसिस। अब होगी दूसरी नंबर की माइटोसिस। जब दूसरी माइटोसिस हुई तो ये जो 2 न्यूक्लियस थे ये 4 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गए। कितने न्यूक्लियस में डिवाइड हो गए? 4 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गए। क्लियर है, समझ में आ गया? अब 4 न्यूक्लियस के बाद अब हुई तीसरी माइटोसिस, तीसरी नंबर की माइटोसिस। देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। अब यहां से हो गई दैट इज 8 सेल। अब कितने सेल हो गए? यहां पे 8 सेल हो गए। गिनो इसको एक बार। कितने सेल नहीं हो गए, न्यूक्लियस हो गए। कितने न्यूक्लियस हो गए? यहाँ पे 8 न्यूक्लियस हो गए, क्योंकि 4 सब कितने बन गए? 8 बन गए। और ये सारे के सारे सेल हैप्लॉइड हैं। ये सारे के सारे सेल क्या हैं? हैप्लॉइड हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ रही होगी। सो ये सारे के सारे सेल क्या है? हैप्लॉइड है। क्लियर है, समझ में आ गया? अब देखो, अब ये सेल्स जो होंगे ना, ये अरेंज हो जाएंगे कुछ इस मैनर में। ध्यान से सुनेंगे, ये अरेंज हो जाएंगे कुछ इस मैनर में। मतलब यहां पे आ जाएगा ऐसा, ये आपका सेल, ये आपका नॉर्मल सा एक सेल है। ठीक है, यहां 3 सेल चले जाएंगे, ऊपर 3 सेल चले जाएंगे, नीचे 3 सेल आ जाएंगे। सेल नहीं, सॉरी सेल में बार बार बोल रहा हूं, न्यूक्लियस। ऊपर 3 न्यूक्लियस चले जाएंगे, नीचे 3 न्यूक्लियस आ जाएंगे, और बीच में 2 न्यूक्लियस रह जाएंगे। समझ में आ गया? ऐसा फॉर्म होने के बाद अब शुरू होगी कार्योकाइनेसिस। मतलब अब यहां पे सेल अलग होना शुरू होंगे। तो अब यहां पे सेल मेम्ब्रेन बनेगी। मतलब यहां से एक सेल मेम्ब्रेन बनेगी, यहां से एक सेल मेम्ब्रेन बनेगी, और यहां से एक सेल मेम्ब्रेन बनेगी। तो ये एक अलग सेल हो गया, ये एक अलग सेल हो गया, ये एक अलग सेल हो गया। सही है। फिर उसके बाद यहां से एक अलग सेल मेम्ब्रेन बनेगी, यहां से एक अलग सेल मेम्ब्रेन बनेगी, और यहां से एक अलग सेल मेम्ब्रेन बनेगी। सही है। तो ये एक सेल अलग हो गया, ये एक सेल अलग हो गया, ये एक सेल अलग हो गया। बचा हुआ ये 2। अब ये दोनों सेल अलग नहीं होते। तो यहां से देखो, ये भी सेल मेम्ब्रेन है, ये भी सेल मेम्ब्रेन है, ये भी सेल मेम्ब्रेन है, और ये भी एक सेल मेम्ब्रेन है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये बीच वाला भी एक सेल बना है? क्या मैं कह सकता हूं ये बीच वाला भी क्या बना है? एक सेल बना है। और ये एक ऐसा सेल है जिसके पास 2 न्यूक्लियस है। ये एक ऐसा सेल है जिसके पास क्या है? 2 न्यूक्लियस है। क्लियर है, समझ में आ गया? सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। क्या कहते हैं इससे हम लोग? एम्ब्रियो सैक। ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक है। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं मैं। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल्ड, ठीक है, एंड 8 न्यूक्लिएटेड। इस कंडीशन, ये कंडीशन कैसी है? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। आप देखो, गिनो, यहां पे 7 सेल है, 1 2 3
4 5 6 और ये 7, क्योंकि ये सेंटर वाला एक ही सेल है। लेकिन न्यूक्लियस कितने, 8 न्यूक्लियस है, 3 3 6 2 8, मतलब टोटल 8 न्यूक्लियस है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्लियर है। और ये सब कुछ फॉर्म कहां हुआ, ये सब कुछ फॉर्म कहां हुआ, इसके सेंटर में। कहां फॉर्म हुआ, इस सेंटर में फॉर्म हुआ। एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड, लोड नहीं हो रहा। हाँ, ठीक है। ये सारी हाँ, अब देखो ये सारी चीजें हो कहां रही थी, इसके इस सेंटर में हो रही थी। ठीक है, ये कहां हो रही थी, इसके इस सेंटर में हो रही थी। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो इसको मैं अलग से बना के दिखा दूं, अलग से बना के दिखा दूं। तो ये क्या था अपना, ये क्या था अपना प्लेसेंटा, ये क्या था अपना फ्यूनिकल। इस फ्यूनिकल के ऊपर क्या है, ये अपना इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, इंटीग्यूमेंट्स कैसे कवरिंग होगी, इंटीग्यूमेंट्स कैसे कवरिंग होगी। और इसके बीच में क्या बना है अपना एम्ब्रियो सैक, इसके बीच में क्या बना है अपना एम्ब्रियो सैक। और मैंने क्या बोला है एम्ब्रियो सैक में, ध्यान सुने, एम्ब्रियो सैक में 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में। ठीक है, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में। और यहां से सेल्स डिवाइड हो गए, ये सेल अलग, ये सेल अलग, ये सेल अलग, ये सेल अलग। ठीक है, और ये एक सेल। तो यहाँ पे कितने क्या कंडीशन हो गई, दैट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अब इसके नाम देखो, नाम पढ़ लो, खत्म हो जाएगा, बस कुछ नहीं है। और क्या है, जो सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है। माइक्रोपाइलर एंड मतलब क्या, जो ओपन वाला एंड, सही है, जो ओपन वाला एंड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। तो जो सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है उनके नेमिंग कौन कौन से, देखो एंड के ऊपर नाम डिसाइड होगा। तो जो अभी देखो ये वाले माइक्रोपाइलर एंड पे ये 3 सेल प्रेजेंट है। तो अब देखो इसमें ये जो बीच वाला सेल है, ये जो बीच वाला सेल है इसका नाम है एग सेल। ये है हमारा फीमेल गैमेट, इसे हम लोग ओवम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ओवम भी कह सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका जो बीच वाला सेल है, ये वाला सेल, ये क्या बन गया आपका ओवम। उसके बाद ये जो साइड साइड के सेल है, ये जो साइड साइड के सेल है इसे हम लोग कहते हैं दैट इज सिनर्जिड, सिनर्जिड्स। ठीक है, अब सिनर्जिड का फंक्शन क्या है, देखो सिनर्जिड के ऊपर, सिनर्जिड के ऊपर एक ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे रहता है, ऐसा कुछ, लीफ भी नहीं बोल सकते, एक ऐसा फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर लगा रहता है सिनर्जिड्स के ऊपर। ये दोनों जो साइड साइड के सेल्स है ना, ये सिनर्जिड्स है, और इनके ऊपर ऐसा एक फ्लैजेला जैसा स्ट्रक्चर लगा रहता है। इसको हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, अब इस फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है, देखो इसकी पूरी जिंदगी का सिर्फ एक ही फंक्शन है कि जब भी पोलन ट्यूब बनेगी तो उसको अपनी तरफ बुलाना। क्योंकि देखो पोलन ट्यूब को तो दिख नहीं रहा आगे कि रास्ता कहां से कहां जाना है, कुछ नहीं पता है। तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ना, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, जिस केमिकल्स के थ्रू जो पोलन ट्यूब है ना वो इसकी तरफ बनने लगेगी, और तब जाके ये किसकी तरफ पहुंचेगा, आपके एग सेल की तरफ पहुंचेगा। क्योंकि देखो पोलन ट्यूब को जो मेल गैमेट है उसको पता ही नहीं है कहां जाना है कहां नहीं जाना है, सही है। तो इसको रास्ता दिखाने का काम कौन करते हैं, ये फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस कहां लगे हुए हैं, सिनर्जिड्स के ऊपर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड। उसके बाद ये जो 3 सेल हैं, ये तीनों सेल का सेम नाम है। ये जो 3 सेल है, ये वाले और ये वाले और ये वाले, इनको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ठीक है, इनका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जब भी यहां पे सेल बनेगा, ठीक है, जब भी गैमेट फॉर्म होगा तो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका है, एंटीपोडल सेल का। और ये जो बचे हुए बीच वाला 2 न्यूक्लियस है ना, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्यों, क्योंकि ये 2 है ना, प्लूरल हो गया। या फिर इसे ही हम लोग पोलार न्यूक्लियाई भी कहते हैं, पोलार मतलब 2, पोलार न्यूक्लियाई भी कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। और ये जो बीच वाला सेल है, ये वाला जो सेल बना है ना, इसे हम लोग सेंटर्ड सेल बोलते हैं। सेल को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर्ड सेल। सेंटर्ड सेल एकदम इजी, क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट है। समझ में आ गया, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई। अब आ जाओ इस डायग्राम पे, अब वापस आ जाओ अपने डायग्राम पे। अब देखो इसके अंदर आपको हर एक चीज समझ में आएगी। ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, देखो जो चीजें मैंने बोला था वो समझो। ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, तो माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है, माइक्रोपाइल की जगह जो बीच वाला सेल प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एग सेल। सिंपल है। और जो साइड साइड के सेल्स है उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज सिनर्जिड। वही मैंने बताया था, वही मैंने बताया था। डायग्राम उल्टा है,
ये डायग्राम उल्टा है, मैंने सीधा बनाया था डायग्राम, ये डायग्राम उल्टा है, तो उल्टे के हिसाब से ही चीजें बनाओ। जहां पे माइक्रोपाइलर एंड है, जहां पे माइक्रोपाइलर एंड है उस जगह पे ही आपका एग सेल बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका ऐसे ट्यूब घुसेगी, ऐसे ट्यूब घुसेगी यहीं से। सही है, समझ में आ गया? तो ये आपका एग सेल हो गया, ये आपके सिनर्जिड्स हो गए। अब इसके अपोजिट ये जो 3 सेल है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं इसे हम लोग? एंटीपोडल सेल। और ये जो बीच के जो 2 न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियर या फिर पोलर न्यूक्लियर कह सकते हैं। क्लियर है? और इसे देखो, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ने क्या किया है? एम्ब्रियो सैक, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहां पे बताया था। सही है, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। क्लियर है, समझ में आ गया? दिस इज योर एम्ब्रियो सैक। तो आई होप आप लोग को मेगास्पोरेंजेनेसिस पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। कैसे आगे चल के एक मेगास्पोर, कैसे आगे चल के स्पोर, मेगास्पोर मतलब क्या, आगे चल के कैसे स्पोर्स फॉर्म हुए, मेगास्पोर कैसे फॉर्म हुआ, और उस मेगास्पोर से आगे चल के गैमेट कैसे फॉर्म हुए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना। अब जैसे हम लोग ने मेल में किया था कि कितने माइटोसिस हुए, कितने मियोसिस हुए, गिन लो। ठीक है, तो मेगास्पोर बनाने के लिए, मेगास्पोर बनाने के लिए, ठीक है, मेगास्पोर फॉर्मेशन के लिए कितने मियोसिस लगे? देखो यहां पे सबसे पहला 1 मियोसिस लगा। सही है, तो 1 मियोसिस। और कितने माइटोसिस लगे? 3 माइटोसिस लगा। एक बार ये हुआ तो 1 से 2 बना, फिर एक बार ये हुआ तो 2 से 4 बने, और इसके बाद ये हुआ तो 4 से 8 बने। तो टोटल कितने मियोसिस हुए? कहां गया? टोटल 3 माइटोसिस। तो इसे भी नोट डाउन जरूर से कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू के अंदर। तो आई होप आप लोग को मेगास्पोरेंजेनेसिस एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सच में क्लियर हो गया है, आपको समझ में आया है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आना और मैसेज करके बताना कि सर आपका पढ़ाया हुआ मुझे सब समझ में आ गया, ताकि मुझे भी सुनकर खुशी होगी। एक टीचर को यही चाहिए कि उसके बच्चों को हर एक चीज समझ में आ जाए। क्लियर है, समझ में आ गया? सो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अच्छे कमेंट्स कर देना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी आकर डायरेक्ट मुझसे पूछ लो। इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाता है। फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में करोगे तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे क्या करना पड़ेगा? दूसरे वीडियो में वो डाउट लेना पड़ेगा। इससे अच्छा आप इंस्टाग्राम पे आओ, वहां पे मुझे मैसेज करो, वहां पे फॉलो भी कर लेना। क्लियर है, समझ में आ गया? सो आई होप आपको आज का लेक्चर नंबर 3 बहुत अच्छा लगा होगा, आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। तो माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पॉलिनेशन की शुरुआत करेंगे। क्लियर है? तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना, एक बार वापस बोल रहा हूं, और पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।